हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लासेस में हमने हमारा जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो हमारा था थ्योरी ऑफ डिमांड। आज उसी से रिलेटेड हम हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5 और जिसका नाम है मांग की कीमत लोच या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर भी जैसे हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसी तरह हमारा मांग की कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी उतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड, वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल क्लासेस। हमेशा की तरह आज का हमारा चैप्टर रहेगा 5। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज का तो सबसे पहले हमें देखना है हमारा जो टॉपिक है मांग की कीमत लोच की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि हमें देखना है कि हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की कीमत लोच होती क्या है। पिछले जो चैप्टर था हमने उसमें देखा था कि किसी वस्तु की मांग अपनी कीमत मांगी की मात्रा से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि हमने पिछला जो लेसन था उसके अंदर हमने देखा था कि प्राइस और डिमांड के अंदर क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। और अगर प्राइस कम होती है तो आपका जो डिमांड होता है वो बढ़ जाती है। तो ये आपका जो था ये आपके नॉर्मल गुड्स के केस में आपने पढ़ा था कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे वस्तु की अपनी कीमत घटने के कारण मांग में विस्तार होता है, जबकि वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने के कारण मांग क्या होता है, संकुचन होता है। यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की मात्रा यानी कि डिग्री कितना चेंज होगा, यानी कि उसकी कितनी मात्रा चेंज होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, या फिर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर उसका किस डायरेक्शन के अंदर हमें चेंज होता दिख रहा है, वो हम सारा किसके अंदर देखेंगे, हमारा मांग की कीमत लोच के अंदर हमको देखना। तो इसको क्या कहा जाता है, मांग की कीमत लोच, जिसको ईडी के सिंबल से हम इसको दिखाते हैं। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, मांगे गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से संबंधित करते हैं। यानी कि आपका जितना डिमांड में परसेंट चेंज होगा, चेंज इन डिमांड परसेंट डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस परसेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल आएगा, हमारा जो मांगी गई मात्रा है उसकी डिग्री निकल आएगी, यानी कि हमारी जो इलास्टिसिटी है, जो लोच है, वो हमें पता चलेगी। तो नीचे जो बॉक्स के अंदर डेफिनेशन रखी वो हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच को वस्तु की अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो आपका प्राइस है, प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है, वही हमारी क्या होती है, मांग की कीमत लोच होती है। इंग्लिश में अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज measurement of percentage change in quantity demanded in response to given a percent change in own price of commodity। तो ये आपकी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें देखना है कि मांग की कीमत लोच का माप हम उसको किस प्रकार मापते हैं, उसके कौन कौन से हमारे मेथड होते हैं। तो मांग की कीमत लोच को मापने की दो महत्वपूर्ण विधियां आपके पास होती है, जिसका नाम आपको यहाँ पे दिया गया है।
एक होती है आपकी अनुपातिक या प्रतिशत विधि और दूसरी आपकी होती है ज्यामितिक विधि, ज्योमेट्रिक मेथड, और प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट मेथड हैं, हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मांग की कीमत लॉज क्या है, अनुपातिक या फिर ज्यामितिक विधि का वर्णन करें। तो हम अलग अलग डिटेल में इन मेथड्स को स्टडी करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला हमारा मेथड रहेगा वो हमारा मेथड है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसे आप प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज मेथड भी आप इसको कह सकते हैं। मांग की कीमत लॉज को मापने की यह सबसे प्रसिद्ध विधि है, यानी कि जो सबसे पॉपुलर मेथड आपका रहता है मांग की कीमत लॉज को मापने का, वो कौन सा रहता है, प्रोपोर्शनेट मेथड रहता है। यानी कि प्राइस के कितने प्रोपोर्शन चेंज होने पर डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है, वही आपका क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लॉज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिखाया गया आपको, ईडी इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला रहता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए कि आप किसी भी गुड्स का जो है इलास्टिसिटी और डिमांड किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आपको देखनी है कि जो ये फॉर्मूला है इसके आगे माइनस के साइन का यूज किया गया है। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन क्यों यूज किया गया है, उसका क्या रीजन है, वो हमें देखना है। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि आपके प्राइस और डिमांड के अंदर नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन, यानी कि अगर आपका प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए इस रीजन से यहाँ पे क्या यूज किया गया, आपका माइनस का साइन यूज किया गया है, और आपको हमेशा ये माइनस का साइन यहाँ पे यूज करना है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये फॉर्मूला बना है, जो डिराइव हुआ है फॉर्मूला, वो हमें डिराइव करना आना चाहिए कि हम जो ये फॉर्मूला बनाया गया है उसको किस प्रकार से बनाया गया है। इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चार चीजें दी हुई होती है। एक आपका दिया होता है Q1, दूसरा आपका दिया होता है Q2, तीसरा आपका होता है P1, चौथा आपका होता है P2। ये चारों चीज आपको दी हुई होती है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि मांग की कीमत लॉज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है कि मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन किस प्रकार से होगा। हमें यहाँ पे देखना है मांग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड किस प्रकार निकलेगा आपका, यहाँ पे Q2 माइनस Q1, ये आपका क्या होता है, चेंज इन डिमांड आपका होगा। डिवाइड किससे करना है आपको, प्रारंभिक मांग यानी कि जो शुरुआत में आपकी मांग थी उससे आपको डिवाइड करना है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, Q1 से आपको डिवाइड करना है। तो परसेंटेज के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 100 को यूज करेंगे। तो ये आपका क्या होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन रहेगा। दूसरा जो नीचे वाला पार्ट है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन किस प्रकार निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P1। तो परसेंट के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, 100 को यूज कर लेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 100 से 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे आपका केवल क्या बचेगा, यहाँ पे इन्होंने क्या 1 यूज किया है और क्या यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इसको इस प्रकार यूज कर सकते हैं, यानी कि 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे आपका क्या बनता है, क्या 2 में से अगर आप क्या 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका बनेगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू। इसी प्रकार आपका यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा पी डिवाइड बाय पी आपका बन जाएगा। अब अगर ये आपका नीचे वाला है इस साइड आप लेके जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये आपका क्या बन जाएगा, P डिवाइड बाय डेल्टा P आपका ये बन जाएगा। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, हम नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पे Q1 माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू, डेल्टा क्यू बाई क्यू और डेल्टा P डिवाइड बाई P। तो यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा Q डिवाइड बाई P इंटू P बाई Q, और यहाँ पे आपको माइनस का साइन यूज करना है। तो ये आपका होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप किस प्रकार निकाल सकते हैं, बाय प्रोपोर्शनेट मेथड, अनुपातिक विधि के द्वारा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सोल्व करेंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए एक आइसक्रीम की कीमत 4 रुपए प्रति कप है और इसकी मांग कितनी है, 1 कप है। यानी कि ये आपका क्या है, क्या वो है यहाँ पे, और ये आपका क्या है यहाँ पे पी दिया हो। यदि आइसक्रीम की कीमत कम होकर 2 रुपए हो जाती है, यानी कि अब यहाँ पे आपका क्या है P1 है, तो मांग बढ़ 1 से बढ़कर कितनी हो जाती है आपकी 4 हो जाती है। तो ये आपका क्या दे दिया यहाँ पे क्या 1 दे दिया गया है। तो चारों चीजें आपके पास है तो आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। क्या 1 है तो क्या वो है, इस तरह आप क्या निकाल देंगे डेल्टा क्यू, यानी कि 4 में से 1 गया 3। तो यहाँ पे फॉर्मूले में सारी चीज पुट करेंगे तो ये आपका क्या आता है आंसर 6 आता है। तो मांग की लोच कितनी है 6 है। इसका अर्थ है कि वस्तु की अपनी कीमत में 1% कमी होने से मांगे की मात्रा में 6% की कमी या फिर 6% की वृद्धि हो जाती है। थैंक यू, आज के लिए लेक्चर इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। और ये चैप्टर अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जो थ्योरी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है वो आपको क्लियर करना होगा, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप वो लेसन जरूर से जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।